एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग सभी फ्रेंड्स को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। मुझे उम्मीद है कि शानी क्लासेस के सभी मेंबर्स बहुत अच्छे और काफी बढ़िया होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए, बज रहे हैं रात के 7 और आज है 16 फरवरी और दिन है संडे। मैं यहाँ पे आपके लिए रविवार से क्लास कर रही हूँ और आज की जो क्लास है स्पेशली ये सोशल साइंस की क्लास हो रही है, जहाँ पे 2023 के पेपर्स के आपके सॉल्यूशंस मिलेंगे और वो भी आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो अति लघुत्तरी और लघुत्तरी के फॉर्म में होंगे। होपफुली, मुझे आशा है कि आपने इससे पहले बहुत बार पढ़ रखा है। आई नो इट वेरी वेल, बट मैं भी आपके लिए प्रयास कर रही हूँ कि हो सकता है कि आंसर्स आपके लिए मेरे वाले काफ़ी अच्छे हों और इसलिए मैं यहाँ पे करवा रही हूँ। तो चलिए, आइए इसी के साथ बढ़ते हैं और करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सी अच्छी सी क्लास को। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस में। आप 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स आप जाने वाले हो और एक मंथ आपके एग्जाम को लेकर है, तो प्रिपरेशन भी अच्छे से कर लीजिए। फिलहाल गैपिंग है बहुत सारी, इसलिए मैं भी आराम से अपनी चीज़ें कर रही हूँ। तो ये सोशल साइंस आपके सामाजिक अध्ययन की यहाँ पे क्लास हो रही है। आई होप सो कि बेस्ट रहेगी। 50 नंबर का यह पेपर है आपके लिए। आपके क्वेश्चन आज जो भी होंगे 2023 के पेपर्स के सोल्यूशन होंगे। तो ये यहाँ पे स्पेशली अंकिता के लिए डेडिकेटेड है, क्योंकि उन्होंने बहुत बार कहा है, तो मैं इसे करवा रही हूँ यहाँ पर। आपके एक एक साल के पेपर्स में ऐसे करवाऊंगी और पूरा फुल पेपर का सोल्यूशन आपको मिलेगा। तो पूरी क्लास एंड तक आप जरूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। आपके 2023 में पुराने पेपर्स करने का बेनिफिट क्या है, पहले वो समझो। क्योंकि भाई कैसे क्वेश्चंस हमें रिसेंट में पूछे गए हैं और अपन लोगों को किस चीज़ को पढ़ के रखनी है, क्योंकि हमारा माइंडसेट ना उतनी जल्दी काम तो करेगा नहीं। तो जो रिसेंट में पूछा गया है उससे मिलता जुलता पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर पहला स्क्रीन पर कह रहा है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। मैंने तो आपके जो अतिलघुत्तरी है, ये अतिलघुत्तरी की शुरुआत आपके 16 प्रश्नों से होती है, आपको पता है अच्छे से। अब आपको क्रांति है, रिवोल्यूशन है, आपको डेट से, स्थान से कई ताल्लुक रखने होंगे। तो कहा जा रहा है, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि भाई बताओ कि जो 1857 का रिवोल्यूशन हुआ था, उस क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी। तो ध्यान रखना, वो मेरठ से हुई थी। कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। तो हम इसको पूरा आंसर जब लिखते हैं तो ये लिखते हैं कि 1857 की जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वो मेरठ से हुई थी। कहाँ से हुई थी? तो मेरठ से हुई। तो आपको पूरा आंसर जो लिखना होगा वो भी सिंपल तरीके से लिखना होगा। ये ध्यान रखना कि आपको वन वर्ड में नहीं देखना, वैसे भी एग्जाम नंबर हमें पूरा देता नहीं है, ठीक है। तो वहां पे ध्यान रखना, आप लिखना 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई थी, जो रेवोल्यूशन हमारा स्टार्ट हुआ था, उसकी शुरुआत हमारी मेरठ से हुई थी। आपको मल्टीपल चॉइस में भी प्रश्न मिलेगा तो आपकी हेल्प करेगा। इवन आपको ये टिक करने को मिलता है, दैट्स वेरी नाइस कि आपको ये प्रश्न आएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बहुत ईजी था। दूसरा है, वेदों की ओर लौटो। आप सभी को स्क्रीन पर चीजें दिख रही हैं। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? एक स्लोगन है, दैट वी कॉल स्लोगन। तो ये जो स्लोगन है, नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का जो नारा है ये दिया किसने? तो कई सारे लोग हैं जो महान महान है, उनका यहाँ पे नाम आपको देखने को मिलता है। तो राइट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया है कि वेद की तरफ। हमारे वेद कितने हैं? 4 है। इन चारों के नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके लिए टास्क है कि आपको वेदों के नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं देखना चाहती हूँ कि कौन बात को फॉलो करते हैं, कितने स्टूडेंट्स इसका रिप्लाई करते हैं कि वेदों के जो नाम है वो कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? एक प्रश्न आपसे पूछा था, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था। ध्यान रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएनपी का फेवरेट है, क्योंकि पीएनपी ने इसको मल्टीपल चॉइस में रिटर्न में हजारों बार पूछ रखा है। तो आपको जगह अमृतसर ध्यान रखना है। और कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। यह बात भी दिमाग में भाई लेकर चलो कि कभी पूछ लेगा। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 19 है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? जिस स्टार्ट हुआ था जिस वर्ष, वो क्या था? 1920 में, ठीक है। कल स्टार्ट हुआ था गांधी जी ने असहयोग आंदोलन। अब असहयोग आंदोलन क्या है, कि रीजन क्या था, इन चीजों को पढ़ो। मतलब आपको ध्यान रखना है, जो आंदोलन की एक लिस्ट आपको तैयार रखनी है कि कौन से आंदोलन को तैयार रखना है, उसमें असहयोग को जरूर डालकर रखिएगा, क्योंकि असहयोग से थोड़ी टिप्पणी आपको पता होनी चाहिए कि क्या किस वर्ष हुआ था। और वर्ष जो है वो डेट है, तो डेट आपकी पीएनपी की हमेशा से फेवरेट रही। पीएनपी ने इसको बहुत बार पूछ रखा है। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो 1920 में। भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी और कब हुई थी? हम बहुत अच्छे से जान सकते हैं, जो हुई थी वो मुंबई से हुई थी। कहाँ से हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो इंडिया बॉयकॉट, ये भारत को इन लोगों को अंग्रेजों को बाहर निकालने का जो पूरा सब कुछ किया गया था, उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट थी, जो मिड द हब था, वो मुंबई से था और मुंबई से इन चीजों की शुरुआत की गई थी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को? एनीवन एनी प्रॉब्लम? आई होप सो नहीं होगी। ये सारे प्रश्न वैसे प्रश्न हैं
जो आपने आपके अतिलघुत्री में आपको एक लाइन में आंसर के तौर पर लिखते हैं। मैं तो आपको वन शॉट वन टाइप में दिखा दे रही हूँ क्योंकि इसका आंसर यही है। या पीडीएफ में टेलीग्राम पे आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दूंगी, तो डोंट वरी फॉर दैट। बट ये है कि आप आंसर्स को मैच कर लीजिए कि भाई कितनी चीजें ऐसी हैं जो आपकी अभी तक रिसेंट पेपर से प्रिपेयर है और कितनी आपको करनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इसी के साथ और भी सॉल्यूशंस को देखते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं। आपसे प्रश्न हमेशा बनता है कि हमारे यूपी में लोकसभा और राज्यसभा की जो सीटें हैं, सीट्स है जिन पे इतनी फाइटिंग और तमाम चीजें होती हैं, वो कितनी है। तो लोकसभा की सीट जो है वो 80 है, राज्यसभा की जो सीट है वो 31 है। ठीक है फ्रेंड्स, जितने फ्रेंड्स ने रीट के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, पेपर आपका 27 फेब को है, तो ये ध्यान में रखो कि भाई अगर आप रीट दे रहे हो तो ये सारी चीज़ें उसमें आपकी हेल्प करेंगी। अगर आप बिहार का जो आने का है वैकेंसी का उसमें दोगे तो उसमें भी हेल्प करेंगे। और अगर योगी गवर्नमेंट सरकार ने भी हमारा पेपर दे दिया तो यूपी टेट पहले होगा, चीज़ें होंगे तो ये क्वेश्चंस वहां पर भी हेल्प करेंगे। अब ये सारी चीज़ें ये तो हो रहा है, ये दोनों अभी जंक्शन में है कि क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन ये ऐसे प्रश्न है जो ईवीएस के सेक्शन है वहां पर भी आएंगे, तो एट द एंड पे इन चीज़ों को अपने दिमाग में लेकर चलना होगा। नेक्स्ट टाइम 22 पे चलते हैं। चिपको आंदोलन किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चिपको आंदोलन, अब ये क्या रहा है, आपको पता है कि पेड़ों को प्रोटेक्ट करने का काम किया गया था, महिलाओं के थ्रू किया गया था। बिश्नोई कम्युनिटी के लोग थे जिन्होंने इसको काफी कुछ किया था, बहुत सारी चीजें इनके बारे में ऑल दिस थिंग्स है। तो चिपको आंदोलन किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तो पर्यावरण संरक्षण में इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल और भूमिका रही है। नेक्स्ट हम इसी के साथ आते हैं 23 में। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड में ओजोन दिवस कब सेलिब्रेट होता है। ओजोन लेयर के बारे में पढ़ लो, वो कौन सी रेज होती है, यूवी रेज, यूवीसी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, कई सारी रेज होती है, एबीसी होती है जो आपके स्किन को डैमेज करती है, उससे होने वाले क्या क्या रोग्स होते हैं, कैंसर है, स्किन कैंसर है, बहुत सारी होती है, 6 रोग होता है, लॉट्स ऑफ डिजीजेज वाज अकर्ड बाय दैट। तो ये ध्यान रखना है कि विश्व ओजोन दिवस कब सेलिब्रेट होता है। 16 सितंबर को हर साल सेलिब्रेट किया, दैट्स अ वेरी बैड डे। एंड ये कह सकते हैं कि मतलब कई सारी चीजें हैं, कैसे कैसे क्या चीजें होती है। सोशल साइंस ज्योग्राफी के सेक्शन में आपको इन प्रश्नों से मुलाकात होगी, तो प्रिपेयर करना तो बनता है कि भाई अगर चीजें आ रही हैं तो यू हैव टू डन दिस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बिकॉज सिंपल है। दो टूक में आपको मैं इसके आंसर्स दिखा रही हूँ, करवा रही हूँ। आई थिंक इट्स वेरी ग्रेटफुल कि आपको एक सिंपल सिंपल आंसर्स मिल रहे हैं और आपके एग्जाम में कई सारे प्रश्न में रिपीट हो जाएंगी, संभावनाएं हैं। होप है, करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला डेंसिटी वाला जिला कौन सा है, जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। तो ध्यान रखना ललितपुर है। कौन सा है, ललित उत्तर प्रदेश यूपी में सबसे न्यूनतम, सबसे जो मिनिमम है वो जनसंख्या डेंसिटी जो है वो क्या है, उसकी जो डेंसिटी वाला एक जिला है वो क्या है। तो ध्यान रखना वो ललितपुर है। कहाँ पर है वो, ललितपुर। उत्तर यूपी में सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जो जिला है वो कौन सा है, तो वो ललितपुर है, सबसे लोवेस्ट है, सबसे मिनिमम है। नेक्स्ट आते हैं, भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है। भारत कला भवन कहाँ पर स्थित, 25 का वाराणसी में। कहाँ पे है, वाराणसी में है। ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है, कई सारी चीजें इनके कला से। वैसे स्थानों को आप देखोगे तो आपके सोशल साइंस के पेपर में स्थान से संबंधित कई सारी चीजें हैं जो आपसे ज्यादा पूछी गई हैं। तो भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है, तो ये वाराणसी में आपके स्थित है, आपको ध्यान रखना होगा 25 में। नेक्स्ट आते हैं, इसी के साथ आगे चलते हैं। सूचना का अधिकार भारत में किस वर्ष लागू किया, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है वो हमारे इंडिया में किस वर्ष लागू हुआ था। बहुत सारी चीजें हमें कंफ्यूजन रखती हैं क्योंकि इंडिया और यूनिवर्स में लागू होना और एग्जीक्यूट होना, डेट देना, काफी लॉट्स ऑफ डिफरेंस है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बट रैंडमली हम देखते हैं कि जो चीजें बहुत पूछी जा रही है तो उनको फिगर आउट करके आप साइड आउट कर सकते हो कि भाई अगर पूछी जा रही है चीजें तो हमें अपने माइंड को चौकन्ना रख कर उस चीज को याद करना होगा। तो सूचना का अधिकार क्या है, किस वर्ष भारत में लागू हुआ, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है, राइट टू एक्ट जो है, सारी चीज 2005 में लागू हुई। मीडिया को मतलब एक स्थान दिया गया इन सारी चीज को, 2005 में है, इस बात को ध्यान रखना है। ये पीएनपी का अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि पीएनपी ने इसको और भी कई बार पूछ लिया है। और एक बात आपको बताती हूँ, जिन्हें नहीं पता है गौर करना कभी। आपके जो अतिलघुत्री होते हैं बच्चे वही रट्टा मारते रहते हैं, वो सोचते हैं कि भाई अतिलघुत्री है फिर अतिलघु, नहीं, अतिलघुत्री को ये एमसीक्यू में बदल देते हैं और एमसीक्यू को ये अति लघुत्री में कन्वर्ट कर देते हैं। आप देखोगे कई सालों के करते दौरान तो आपको मिलेगा यार ये तो एमसीक्यू पूछा गया था, यहाँ पे लिखने को पूछ लिया। तो क्वेश्चन रहते घूम फिरा के वहीं उसको रिवर्स करके उसमें पूछ लिया जाता है। तो ये तरीका है पेपर को फॉर्म करने का, फॉर्मेट को बनाने का। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़िए। नेक्स्ट आइए, लिंगानुपात से क्या तात्पर्य है, जो रेशियो है महिलाओं का और पुरुषों का वो क्या है।
वो रेशियो आज बहुत अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। जैसे बोलियां बदलती हैं वैसे ये भी बदलते रहते हैं। इनमें कई सारी चीजें देखने को हमें जरूर मिलती हैं। तो लिंगानुपात से क्या तात्पर्य है, या क्या चीजें होती हैं। तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ध्यान रखना, ठीक है। इतना ज़्यादा रेशियो है। जैसे अगर देखते हैं तो 945 947 के लगभग आसपास देखने को मिलता है हमें एक रेशियो देखने में महिलाओं का, उनसे कम ही रहता है। तो एक रेशियो लिंगानुपात का, सेक्स रेशियो आपसे इस तरह से पूछा जा रहा है, हो सकता है कि सेक्स रेशियो पे कुछ क्वेश्चन भी बन जाए। तो थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ रहो कि पॉपुलेशन है, कई सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने स्क्रीन पर सबको बहुत ही अच्छे से विजिबल है। 7 PM पे हम रात में 7 बजे यह क्लास कर रहे हैं और करेंगे भी। तो आप मेरे साथ समय से जुड़ के अपनी क्लास को कंडक्ट करिए। पूरी क्लास एंड होने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। और जो भी लेट आए हैं मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि पूरी क्लास आप रिवर्स करके ज़रूर देखिएगा, ताकि शायद आपके लिए बहुत अच्छी हो जाए चीज़ें और आपको अच्छे आंसर्स मिल जाएं अपने एग्जाम में लिखने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे है, भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी रहा है, सबसे आगे रहा है। विंड मिल एनर्जी के प्रोडक्शन में कौन सा एक स्टेट है जो सबसे अग्रणी रहा है, सबसे आगे रहा है। तो हम कह सकते हैं तमिलनाडु है। कहाँ पर था, जो हम कह सकते हैं कहाँ पे, साउथ की तरफ अगर जाने लगो या साउथ की तरफ बढ़ने लगो तो वो तमिलनाडु है। इस चीज़ को पता होना चाहिए। ऐसे कई सारी चीज़ें फेमस है या कहीं पर बनी है या बनती हैं, तो वो चीज़ें आपसे आस्क हो सकती हैं। नेक्स्ट आते हैं, आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान, कौन सा एक प्लेस है जो आलू को, पोटैटो को, जिसके आप चाट टिक्कियाँ खाते हैं बहुत सारे, तो वो कहाँ पर है। तो यूपी में कह सकते हैं फर्स्ट रैंक में, क्योंकि आलू का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और आलू की खपत भी हमारे यहाँ ज़्यादा रहती है। तो ये यहाँ पर देखने को दोनों को मिलती है। जैसे गन्ना होता है गोरखपुर में, आप देखते हो गन्ना चीनी मिल वगैरह, और अयोध्या साइड पे आप जाते हो तो वहाँ पे कई सारी चीजें हैं। तो आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान है, फर्स्ट रैंक है। इस चीज को आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम उम्मीद है नहीं होगी। नेक्स्ट आइए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना थी, मिशन की जो शुरुआत थी, वो किसने की थी और क्या चीजें थी। तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। उनके चीजों को ले आना करना और बहुत एंड ऑल दे सो मेनी थिंग्स वाज देयर। तो ये स्थापना हुई, इसे क्यों बना, उद्देश्य क्या था, ऐसे कई सारे मिशन हैं, आंदोलन है, कौन कौन शामिल था, इसके पीछे उद्देश्य क्या था। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आपसे मिलते जुलते पूछे जाएंगे। तो देखो पेपर्स के क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं, ये बात सच है, लेकिन 99% रिपीट होते ही कतई सच नहीं है, ये असंभव है, ठीक है, कि पूरा रिपीट हो जाएगा। मिला जुला के आएगा, पुराने आएगा। आप फोर्थ के हो, लास्ट हो, आपको बहुत बखूबी जानकारी है कि चीजें एक्चुअल में कैसे होती हैं, क्या होती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि समस्याएं आपको कम से कम होंगी और आप बेस्ट कर ले जाएंगे। हम आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ। तो जितने भी आपके अतिलघुत्तरी थे, जो कि आपके सारे छोटे शॉर्ट्स वाले थे, वो आपने खुद ही देखे कि वो मैंने यहाँ पे पूरे करा दिए और इतने आपके टोटली पूरे के पूरे हो गए। आगे बढ़ते इसी के साथ बात कर लेते हैं आपके लघुत्तरी जो बड़े सेक्शन के प्रश्न है वो किस तरीके से होने वाले। 2 नंबर के प्रश्नों में आप कितने आंसर्स लिखोगे, क्या आप करोगे, किस तरीके से क्या चीजें होनी चाहिए, तो वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। ध्यान से देखिएगा, जहाँ पर आपको असुविधाएं होंगी आप वहाँ पर उसको इनकरेक्ट करना और उसमें कुछ हेर फेर करके अपने आंसर्स को बहुत बेहतरीन और अच्छा आप लिख सकते हैं। इफ़ यू वांट टू डू, यू कैन डू योर बेस्ट। आपको मैं हिंट दे रही हूँ, एक आइडिया दे रही हूँ, आप इस तरीके से उन चीज़ों को बनाकर और कर ले जाइए, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ कई सारी चीज़ों। पहला है असहयोग आंदोलन और प्रकाश है। एक बात आपने नोटिस की है कि प्रश्न हमसे आपके लघुत्तरी में भी पूछा गया था, बोलिए हाँ पूछा गया था, और सेम प्रश्न आपके लघुत्तरी में पूछा गया था। वहां पर हमें वन वर्ड के टाइप में पूछा, यहाँ पे हमें एलोबरेट करके पूछा, लेकिन पूछा हमें वही सेम प्रश्न। तो हमें इसी को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। असहयोग आंदोलन पर प्रकाश डालना है कि क्या चीजें हैं। यहाँ पे है, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा 1990 में शुरू किया गया था। जो डेट थी, जो टाइम था, वो कब था, तो वो 1920 था। आपको ये चीज पता होनी चाहिए क्योंकि ये हमसे डेट जो है वो पूछी जाती है। तो असहयोग आंदोलन पर क्या था, तो इनकी शुरुआत है वो 1920 में शुरुआत की गई थी। डेट हमेशा हमसे पूछी जाती है, हम डेट को प्रिपेयर करते हैं। इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग करके, ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ असहयोग करके भारत को स्वतंत्रता, भारत को फ्रीडम दिलानी थी, भारत को फ्री करना था, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम से दूर करना था। इसमें सरकारी नौकरी, स्कूल और कॉलेज को बहिष्कार भी शामिल था, कि जो गवर्नमेंट की चीजें होती हैं, जो स्कूल्स हैं, कॉलेज है, उनको बाइकॉट, मतलब पूरा ध्यान रखना। सहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के थ्रू किया गया था, किसके द्वारा था, ये प्रश्न बनेगा। कब किया था, 1920 में। जो एम था, जो उद्देश्य था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ असहयोग करके भारत को स्वतंत्र, ब्रिटिश गवर्नमेंट को दूर करना, हटाना, और इसमें सरकारी नौकरी, स्कूल, कॉलेज का बहिष्कार करना। जो उनके द्वारा चीजें थी, उनके लाई हुई चीज, उन
सबको खत्म करना, बंद करना, और उनके जो लोग थे उन सबको वहां से मार भगाना, खेत देना, जो भी करना, ऐसी चीजें करने की कोशिश में गवर्नमेंट लगी हुई थी और लोग इसमें पार्टिसिपेट करके कर रहे हैं, क्योंकि हम ऐसे इंडियन है, किसी के अंदर ऐसे कोई हमारे यहाँ के हमारे पर राज करे, ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो 2 नंबर का बहुत ही साधारण शब्दों में हिंदी में लिखना है और आप बहुत अच्छा लिख ले जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं इसी के साथ, पंचशील से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन। पंचशील क्या है? तो पंचशील का मतलब जो संख्या 5 दिख रही है, तो डेफिनेटली कोई 5 चीजों के बारे में डिस्कशन या ऐसी चीजें इसमें जरूर कही जा रही होंगी। तो पंचशील से आप क्या समझते हैं और इसके प्रमुख सिद्धांत का वर्णन करिए कि क्या चीजें हैं। तो पंचशील 5 सिद्धांतों का एक समूह होता है। देखिए, आप ध्यान रखना कि 5 रूल्स का कह सकते हैं एक ग्रुप, एक समूह होता है जो विभिन्न राज्य के बीच में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देता है। किसके बीच में? जो अलग अलग अदर स्टेट्स होते हैं उनके बीच में एक अच्छी सी रिलेशन, पीसफुली रिलेशनशिप को बनाने में, ताकि हर एक राज्य दूसरे राज्य का फुली तरीके से सपोर्ट करे, बहुत ही पीसफुली, कोई लड़ाई झगड़ा के साथ नहीं। तो ऐसे एक एस्टेब्लिशमेंट के बनाने के लिए ऐसे सिद्धांत, ऐसे नियम को बनाया जाता है जिसमें कई सारे लोग सम्मिलित होते हैं। यहाँ पे है, इसके सिद्धांत में है, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संपूर्णता का सम्मान रखना। भाई देखो, पीसफुल बना के रखो, दोनों की जो जिसके लिमिटेशन में चीजें उनको ध्यान में रखो, और मतलब एक कोई ऐसा तकलीफ मत दो, या उनके राज्य का है तो हस्तक्षेप मत करो। ऐसी कई सारी चीजें जिन्हें ध्यान रखना पड़ता है। एक दूसरे पर कोई आक्रमण मत करिए, दूसरा राज्य जाके दूसरे पे करे। भाई मुंह मुंह से लड़ाई हो रही है, मुंह जबानी लड़ाई हो रही है, वो एक अलग सेंस है, लेकिन जाके हमला कर दो, धावा दे दो, अलग सेंस निकलता है। एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करो, भाई वो उनका मैटर है, वो उनका मैटर है। समानता और आपसी लाभ को भी सहयोग करना, ठीक है, सपोर्ट करना, तो कोई प्रोटोकॉल्स है, नियम है, शांतिपूर्ण अस्तित्व को भी बनाए रखना। तो ऐसी चीजें पंचशील सिद्धांत में लिखी थी। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 पॉइंट से ये पंचशील सिद्धांत है, इसको आपको ध्यान रखना है कि भाई प्रश्न शायद इस तरीके से बना है, तो मे भी हो सकता है कि आपको पूछ लिया जाए। 2023 के पेपर का हम सोल्यूशन यहाँ पे एक साथ मिलकर डिस्कस कर रहे हैं और बहुत ही सरल शब्दों में कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अपनी तैयारी जम के करनी है कि प्रश्न कैसे बने, आपको ध्यान है, ये फ्री में मिल जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं। मैं इसको टेलीग्राम पे सबको प्रोवाइड करूंगी, आपको एक साथ में वहाँ पे दे दूंगी, आप सब ले लेना। लेकिन अभी आप इन चीज को इतना प्रिपेयर कर लो कि मल्टीपल टाइम हमें उन चीजों पे ना वर्क करना पड़े, ना पढ़ना पड़े। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई? किसी को कोई समस्या अगर हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि मैम मुझे ये चीज की समस्या यहाँ पर थी, तो मैं उसको दूर जरूर करूंगी, चाहे कैसे भी, लेकिन कोशिश जरूर करूंगी। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। कह रहा है कि वनों से हमें क्या लाभ होता है। जो जंगल होते हैं, जो फॉरेस्ट होते हैं, उनमें उनसे हमें क्या लाभ होता है, क्या क्या प्रॉफिट्स होते हैं, क्या क्या चीजें बेनिफिट में देखने को मिलती हैं। तो हम कह सकते हैं, तो यहाँ पे है कि वन हमें लकड़ी को काटने के लिए, जो वुडन होते हैं, जो वुड्स होते हैं उनको, फल जो हम फ्रूट्स खाते हैं, या जो मंकी होते हैं वो खाते हैं, जो जानवर होते हैं, जड़ी बूटियां प्रदान देखते हो हॉस्पिटल्स में मेडिसिन बनाने के लिए, आयुर्वेद में, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए, जलवायु को, क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को, आवास प्रदान को, हैबिटेट को बनाए रखने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें उनसे फ्रेश एयर मिलती है और वो हमारे सांस लेने के लिए, हर लिविंग बीइंग के लिए प्लांट्स का होना, इर्द गिर्द होना। कहते हैं ना कि पीपल का प्लांट लगाना चाहिए अपने आसपास, नीम का प्लांट लगाना चाहिए, बहुत ज्यादा ही ये सारे प्लांट काफी अच्छे होते हैं। तो इस तरीके से इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए कि काफी कैसे कोई एक नेचर की चीजें हमें कैसे प्रोटेक्ट कर रही हैं, कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो इन चीजों को हमें अपने इर्द गिर्द रखना जरूर चाहिए, जो कि आपके लिए बेस्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं, मौसम से आप क्या समझते हैं। मौसम जो होता है वो मौसम क्या होता है, इसके बारे में अपडेट और चीजों को रखना है। तो मौसम के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा चीजों को ध्यान में रखना होगा, ताकि आप यहाँ पे कर पाओ। तो मौसम वायुमंडल की तत्कालीन स्थिति, जो एक प्रेजेंट की, करंट की कंडीशन होती है, क्या होती है, जो करंट की कह सकते हैं कंडीशन होती है, उसकी स्थिति को बनाए रखना। टेम्परेचर है, वर्षा है, हवा की गति है, दिशा जैसे कारकों के द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, क्योंकि मौसम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मौसम जो होता है वो 6 6 महीने में बदलता है, क्लाइमेट की तरह चीजें होती हैं फिलहाल। तो यहाँ पर क्या है कि तत्कालिक स्थिति, करंट की कंडीशन, जैसे तापमान आया रहा, क्लाइमेट की तरह लॉन्ग ड्यूरेशन में नहीं होता। ठीक है, टेम्परेचर है, पानी है, हवा की गति है, दिशा है, बहुत सारे कारक होते हैं, तो हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, इसी के साथ चलते हैं। राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में क्या अंतर है। राष्ट्रीय उद्यान जो नेशनल पार्क और ये सेंचुरीज होती है, इनमें क्या डिफरेंस होता है। जी हाँ, छोटे छोटे अंतर भी आपको आपके पेपर में पूछे जाएंगे, तो आपको अपनी प्रिपरेशन उस लेवल से भी करनी है कि हमें भाई हाल ही में किस तरीके का प्रश्न पूछा जा रहा है।
तो छोटे छोटे आंसर्स को आप देखो। यहाँ तक की बात उम्मीद है कि क्लियर होगी, कोई डाउट कोई समस्या किसी भी स्टूडेंट्स को नहीं होगी। अगर होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इस क्लास को देखने के बाद ज़रूर बताइएगा कि मैम ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आई। आप मुझे नहीं बताओगे तब तक हम आपके मन की बात नहीं जान पाएंगे, क्योंकि मैं कोई मैजिकल पर्सन नहीं हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या चीजें हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव और उनके आवासों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है। ध्यान से देखना, जहाँ ह्यूमंस का इंटरफेरेंस सीमित होता है वो कम आते जाते हैं। अभ्यारण्य जो होता है वो वन्य जीव के संरक्षण के लिए तो होता है, लेकिन यहाँ कुछ मानव गतिविधियों की अनुमति होती है, गतिविधियां होती है, जैसे कि चराई के लिए, लकड़ी को कलेक्ट करने के लिए, इस तरीके से वहां पर लोग ज्यादा जाते हैं। ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान जो पार्क होते हैं, जो जू होते हैं, चिड़ियाघर होते हैं, वहाँ पे एक लिमिट है, टाइम टू ड्यूरेशन के हिसाब से कितने समय पर आपको जाना है, इतना ही। ये गवर्नमेंट के थ्रू नहीं, ये तो ऑलरेडी बना बनाया है, सेचुरेटेड है या जंगल है, बन गया है चीजें से। लेकिन जो उद्यान होता है इसको स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए स्पेशली बनाया जाता है। तो स्पेशल से कोई चीज की जाती है तो उसकी मीनिंग अलग निकलती है, कोई चीज हूबहू खुद की है या पहले से है तो दोनों के बीच में एक ह्यूज डिफरेंस होता है, तो वो आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं। ये जो पोल्यूशन होता है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये क्या है। तो एनवायरमेंट का रोल क्या है, पहले वो जानो। एनवायरमेंट इतना नेसेसरी क्यों है वो जानो। एक बात आपने नोटिस की कि आपके 2023 के पेपर का जो मैं और आप मिलकर सोल्यूशन देख रहे हैं, ये सोल्यूशन ज्योग्राफी का थोड़ा सा सिलसिला ज्यादा देखने को मिला, राइट। और रिसेंट में है तो प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से करके चलिए कि चीजें बेनिफिट में हो। क्या कोई समस्या किसी को लग रही है, मुझे उम्मीद है किसी फ्रेंड्स को नहीं होगी। मैंने प्रयास तो काफी अच्छा किया कि चीजें आपको सिंपल और शॉर्ट में दिखाऊं। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, पूरी क्लास अटेंड करिए, फिर जहाँ पर आपको ऐसे सारे सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा, लेकिन जम के आपको इन चीजों को पढ़ना और करना होगा। हम आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं। देखिए अब ये क्या कह रहा है, किस तरीके से है। तो यहाँ पे है कि पर्यावरण प्रदूषण में वातावरण में हानिकारक पदार्थों का मिश्रण, जो इन्वायरमेंटल पोल्यूटेड होते हैं उसमें बहुत सारे केमिकल्स के सब्सटेंस जो होते हैं वो मिक्स्ड फॉर्म में हमें मिलते हैं, जो जीवन के लिए, लाइफ के लिए, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, हानिकारक होते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे एयर पोल्यूशन होता है, हवा गंदी चलती है, वाटर पोल्यूशन मतलब घर का गंदा पानी, ठीक है, या कूड़ा कचरा फेंक दिया। ध्वनि प्रदूषण है, साउंड पोल्यूशन बहुत प्रॉब्लम है, सॉइल पोल्यूशन। तो ये बहुत सारे पोल्यूशन के प्रकार हैं जो इन्वायरमेंट में थोड़ा थोड़ा भी पार्टिसिपेशन करेंगे तो वो एक बहुत बड़ा गार्बेज हो जाता है, और छोटे छोटे से ही चीजें कलेक्ट हो जाती हैं। आगे बढ़ जाइए, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे विविधता में एकता से क्या अभिप्राय। यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी जो इतना हमने सुन रखा है बार बार, इससे हमारे इंडिया में क्या, ये स्लोगन हमारे इंडिया में बहुत गाया जाता है, ठीक है। और तो क्या होगा, तो विविधता में एकता का मतलब है कि विभिन्न संस्कृति, धर्म, भाषाओं और जातियों के एक लोग एक सद्भाव में रहते हैं। भारतीय विविधता में एकता का अच्छा उदाहरण ये, जी हाँ, सपोज मैं एक अच्छा एग्जांपल देती हूँ। सोसाइटी है जहाँ मैं भी रहती हूँ, सोसाइटी है, तो सोसाइटी में मुस्लिम परिवार भी रहता है, पंजाबी परिवार भी रहता है, सिख भी रहता है, हिंदू भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं। सारी सोसाइटी, इनके त्यौहार अलग है, इनके भाई सबके अलग है, इनके अलग है, इनके अलग है, इन सबके अलग अलग है। तो वही कहते हैं कि संस्कृतियां सबकी अलग हैं, कल्चर सबके अलग हैं, धर्म सबका अलग है, सिर्फ एक ही चीज है जो वो सारे इंडियन होते हैं। ठीक है, मुस्लिम भी इंडियन है, हिंदू भी इंडियन है, क्रिश्चियन भी इंडियन, पंजाबी भी इंडियन है। तो वही कहते हैं कि हमारे यहाँ विविधता में एकता है, कि हम एक साथ भी रहते हैं और विविधताएं भी, कल्चर में, कपड़े में, पहनावे में, त्योहार में, तिथि में, नियम में, पढ़ाई में, शिक्षा में, रंग में, बुराई में, हर चीज में हमें बहुत वेरिएशन होता है, लेकिन हम रहते एकजुट है, एक साथ रहते हैं। तो वही चीज यहाँ पे है, देख विविधता में एकता की बात कही गई है, लेकिन ये रैंडमली देखने को मिलता है ऑल ओवर इंडिया में भी। ये सिर्फ कहने कहने की बातें हैं जो मुंह से इंसान कह देता है। बाकी आज तो दो भाइयों की भी नहीं पट रही है, रीजन जो भी रहा हो, सबके यहाँ अलग अलग चीज, सबके यहाँ नहीं है हर चीज, सबके यहाँ नहीं होती, निगेटिविटी हर जगह नहीं होती, लेकिन ये है कि थोड़ी थोड़ी चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये पॉजिटिव भी जितना होता है उतना निगेटिव भी होता है। तो फिलहाल के लिए इस पे हमें डिस्कस कम करना है, ध्यान रखने के प्रश्न बन जाए तो हमें इस तरीके से एक अच्छा सा आंसर लिख के नंबर गेन करना है। नेक्स्ट आते हैं इसी के साथ, उत्तर प्रदेश की खनिज संपदा पर लेख लिखना है, कि यूपी का जो सब्सटेंस का पूरा ऑर्गेनाइजेशन है उस पर लेख लिखिए कि क्या क्या मिलता है, क्या क्या होता है। तो उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर, ध्यान रखना, कोयला, डोलेमाइट, जिप्सम खनिज जैसे अत्यादि जैसे खनिज पाए जाते हैं हमारे यूपी में। और ये खनिज राज्य के औद्योगिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को निभाते हैं, क्योंकि इनसे बहुत सारे सामान, पत्थर, फ्यूल और बहुत सारी चीजें बनाई जाती है जो हमारे लिए काफी उपयोगी होती है, इसलिए इनकी बहुत ही पूछ होती है। नेक्स्ट आइए, बेरोजगारी को परिभाषित करें और इसके उन्मूलन के लिए चलाई गई दो योजनाओं का नाम। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, ये 2019 के पेपर में भी पूछा गया है
कि बेरोजगारी देखने को बहुत है। जी हाँ, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट की टीचर की वैकेंसी 2018 के बाद से कभी नहीं आई। अब 18 से कितने सारे लड़के लड़कियां, कितने लोग की शादी नहीं हुई, कितने लोग और भाई बहुत 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 रोना है, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो ये सारी भाई बेरोजगारी इस सेंस में भी और भी बहुत सारे सेंस में है। तो ऐसा सब कुछ होने के बाद सरकार कैसी योजनाओं को लाती, सरकार लाती लेकिन उसका लाभ सबको नहीं मिल पाता, ये बात सच है, हम सब जानते हैं, बट कुछ कर नहीं सकते। बेरोजगारी एक कंडीशन होती है, एक ऐसी स्थिति है जब कोई व्यक्ति काम करने के लिए तैयार है लेकिन सक्रिय रूप से नौकरी खोज रहा है, तो उसके पास नौकरी अच्छी नहीं मिल रही है उसको। बेरोजगारी उन्मूलन के लिए चलाई गई दो योजना, एक पीएमकेवीवाई योजना आई थी और एक मनरेगा थी। तो मनरेगा का फुल फॉर्म है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये मनरेगा का फुल फॉर्म, ध्यान रखना कि सोशल साइंस में ऐसे फुल फॉर्म्स भी देखने को मिल सकते हैं। और पीएमकेवीवाई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इस योजना के तहत बहुत सारे लोग को जॉब भी मिली है। मैंने भी इसमें कुछ प्रोग्राम्स को किया था बहुत पढ़ाई के दौरान, तो अच्छा भी था। फिलहाल मैंने कंप्यूटर स्पेशलाइजेशन में ही काफ़ी कुछ किया था, तो वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल था, मुझे इंटर्नशिप देने में काफ़ी मदद भी किया था। तो ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी हेल्प करती हैं। नेक्स्ट आई मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के दो प्रमुख उद्देश्य बताइए कि जो मिड डे मील योजना का वर्कआउट होता है, चीज़ें होती हैं, इनके क्या लाभ होते हैं। भाई मैं भी प्राइवेट टीचिंग करी, वहाँ पे दाल चावल रोटी अचार ये सब मिलता था, ऐसे मोटी मोटी रोटियां मिलती थी, बाप रे, मतलब लिटरली कभी खुद के निवाले बना उतरे। वो इतना सफाई का आटा नहीं रहता था, बहुत सारी चीज़ें अच्छी, कहीं कहीं अच्छा होता है लेकिन कहीं कहीं अच्छा नहीं। चावल जो मोटे मोटे बेकार से ऐसे कुछ भी बना रहे हैं, टेस्टलेस खाना बना देना, मतलब अजीब ही था। तो लेकिन अब गवर्नमेंट इसको किस पर्पज से चलाती है और होता एक अलग ही चीज़ है। तो वहाँ पर यही था कि भाई जो गवर्नमेंट इसको चला रही है इसके पीछे उद्देश्य क्या, गवर्नमेंट क्यों कर रही है। तो गरीब बच्चों को पहली बात तो खाना, जिसके पास एक रोटी दो रोटी नहीं है उसे कहाँ से मिलेगा खाना, नहीं तो पेट दर्द करता है। हम लोग भी ये काम करते हैं, चीज़ें कभी कभी नहीं उठ पाते हैं, नहीं बना पाते हैं, चीज़ें होती है तो पेट में गुड़गुड़ू सी होती है, ऐंठन सी होती है, और भूख ऐसी चीज़ होती है। तो छोटा बच्चा है जिसको खाना नहीं तो बीमार रहेगा, मर जाएगा, जनरेशन खत्म होगी, चीज़ें होंगी। तो गवर्नमेंट सोचती है कि चलो भाई कैसे करते हैं, स्कूल में बच्चों का नामांकन बढ़ेगा, वो खाना खाने के लिए कम से कम 12 बजे तक रुके रहेंगे, आएंगे तो मन तो लगेगा, चोरी सीखेंगे तो कम से कम कुछ उससे अच्छा और काम करें। तो ऐसे गवर्नमेंट बहुत कुछ सोचती है, जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव को कम करें, सब एक साथ टाट पट्टी पे बैठ के खाते हैं, बच्चे रहते हैं छोटे छोटे, महिलाओं को रोजगार के अवसर मिल जाते हैं, वहाँ पे आया आ जाती हैं काम करने, रसोइया आ जाते हैं, कई लोग उनको भी कुछ काम मिल जाता है। तो इस तरीके से एक चीजें हैं, कार्यक्रम है जो गवर्नमेंट भी सोचती है। फिलहाल सोचा हुआ चीज उतना तो होता नहीं है, इसको हम सब अच्छे, मैंने टीचिंग के दौरान इन सब चीज़ को बहुत अनुभव किया, देखा गौर से, इसलिए जानकारी भी है। फिलहाल के लिए चेंज मैं कुछ नहीं कर सकती उन सब चीज़ों में, और लेकिन जो प्रयास रहता है मैं फिलहाल कोशिश करती हूँ कि पूरी मदद करूँ सभी की। इसलिए मैं आप लोग की कोई भी क्लास कॉस्टली नहीं लेती, कोई पैसा मैं आपसे नहीं लेती, लेकिन आपके प्यार में मुझे पूरी कंजूसी देखने को मिलती है। मैं सारी क्लास आपके लिए हमेशा फ्री की, फ्रेंड्स, कभी मैंने पेड नहीं किया है। और जो कोर्स पेड दिया जाता है वो उनके लिए जो पढ़े नहीं हैं, उनको एक दिन में पेपर देना है, स्पेशली इंग्लिश में मैंने काफ़ी अच्छी नोट्स बनाई, प्रिक्वेशंस को भी तैयार करके दे रखा। इंग्लिश टफ है, बाकी तो मैं यहाँ पे जितना कराती हूँ आपको दे देती हूँ। तो इस तरह से मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि चीज़ें हैं तो हो जाए सबके लिए, प्रयास है मेरा। चलिए, तो कैसी रही क्लास, उम्मीद है कि क्लास सभी को बहुत पसंद आएगी। सोशल साइंस का 2023 का हमने पूरा संपूर्ण हल यहाँ पर देखा और सब कुछ पता है। अगर कोई डाउट होगा, कोई और बात पूछनी होगी, कहनी होगी, तो आप मुझे टेलीग्राम पर चैट बॉक्स में मैसेज करो, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो, और जो मैंने आपको वेदों के टाइप पूछे मुझे बताइएगा। मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नई चीज़ों को डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर। आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, वहाँ पे एक ग्रुप बनाया गया जिसमें आपको कई सारे क्विज और बहुत सारी चीज़ें करवाई जाएंगी। उस ग्रुप का लिंक टेलीग्राम में ही दिया गया है, सभी वहाँ पे डिलीट सेकेंड से पोस्ट मिल सके, सारे स्टूडेंट्स हैं। बातें भी होंगी, झगड़े लड़ाई भी होंगे, प्यार बना रहेगा, एक फैमिली मैंने बनाई है, तो मेंबर बनने की कोशिश करिएगा। बाकी कोई डाउट होगा, दिक्कत होगी तो पूछिएगा। मिलते हैं, आप लोगों को एक लिंक वहाँ पर दिया जाता है फ्रेंड्स, उस लिंक को एक बार क्लिक जरूर किया, स्पेशली गर्ल्स से कहती हूँ, किसी की मदद करने के लिए मैंने वो चीज़ की है, कोई है यार बहुत कंडीशन खराब है उसकी, तो उसे शायद उससे कोई बेनिफिट होगा, तो मैं उसे कर देती हूँ कि हाँ चलो ठीक है, आप एक क्लिक उसमें कर सकते हो, जरूर अपना एफर्ट्स दे सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय बाय, टेक केयर।